फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप आप सब बहुत 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 अच्छे हो। तो आज इस वीडियो में हम एक नए चैप्टर को बहुत ही फास्ट तरीके से रिवाइज करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ये जो चैप्टर है ना, ये हमारे सिलेबस का सबसे ईजिएस्ट चैप्टर है और सबसे शॉर्टेस्ट चैप्टर है। क्यों क्यों मैं इसे बोल रहा हूँ? क्योंकि इसका जो 50% पार्ट है ना, वो ऑलरेडी आप लोग जो है क्लास 10 में पढ़ चुके हो, तो उस वजह से ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो सबसे पहले हम प्लांट की ग्रोथ के बारे में बात करेंगे, देन हम जो है प्लांट के डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में। ओके, अब जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, इधर जो है ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट दिया नहीं गया है। इधर बस यही बोला है कि प्लांट में जो डेवलपमेंट है ना, ये दो चीज़ों के मिलने से बनता है, एक ग्रोथ और एक डिफरेंशिएशन। ओके, अब ये डिफरेंशिएशन और ग्रोथ क्या है, ये धीरे धीरे हम जानेंगे। सबसे पहले हम ग्रोथ के बारे में पढ़ लेंगे। अब जो ग्रोथ है, इसे लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग बींग्स का है, जो है सबसे फंडामेंटल और कॉन्स्पीशियस, यानी कि सबसे जो हम इजीली हम जिसे नोटिस कर सकते हैं। ओके, ऐसा कैरेक्टरिस्टिक बोला गया है। यानी कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, तो वो जो है ग्रोथ शो करेगा ही करेगा। ठीक है, अगर वो ग्रोथ शो कर रहे हैं तो उसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलेंगे ही बोलेंगे। अब प्लांट्स में ग्रोथ क्या होता है? जबकि उनकी साइज या ऑर्गन या किसी पार्ट में जो है एक हमें इंक्रीज देखने को मिलता है, एक परमानेंट इंक्रीज देखने को मिलता है, जो कि कभी भी हम रिवर्स नहीं कर सकते। यानी कि जैसे कि आपके केस में आप अगर एक बार लंबे हो जाते हो तो आप कभी छोटे नहीं बन सकते, आप कभी बच्चे नहीं बन सकते हो। ठीक है, जैसा आपका हाइट पहले था, तो उसे ही बोला गया है कि जो ग्रोथ है वो एक इरिवर्सिबल कैरेक्टरिस्टिक है, जो कि परमानेंट जो है इंक्रीज करता है प्लांट के हाइट में। अब इसके साथ साथ बोला गया है कि जो प्लांट में ग्रोथ के साथ साथ जो है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस भी होता है। अब मेटाबॉलिज्म में हमें पता है एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों होता है। एनाबॉलिज्म मतलब दोनों चीज़ें मिलकर कुछ नया चीज़ें बन रहा है, और कैटाबॉलिज्म मतलब एक चीज़ें टूट कर जो है कुछ दूसरी चीज़ें बना रही है। ठीक है, अब ग्रोथ तभी होता है जब एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म से ज़्यादा होता है। ओके, तब एनाबॉलिज्म ज़्यादा होगा तभी प्लांट में ग्रोथ होगा। अब एंड में चीज़ बोली गई है कि हाउ वुड यू डिस्क्राइब द स्वेलिंग ऑफ पीस ऑफ वुड व्हेन प्लेस इन वाटर। तो जब हम जो है एक वुड को वाटर में रखते हैं तब वो फूल जाता है। यानी कि इधर बोलना चाहें कि क्या उसमें ग्रोथ हो रहा है? तो नहीं, क्योंकि जब उसे हम पानी से निकालेंगे और ड्राई कर लेंगे, जब वहाँ से पानी जो है निकल जाएंगे, तब फिर से वो छोटा बन जाएगा। ठीक है, तो उसे हम ग्रोथ नहीं बोलेंगे। और उसके साथ साथ वुड जो होता है वो जो है लिविंग नहीं होता, वो पहले से डेड होता है। अब ग्रोथ के बारे में जानने के बाद हम जानेंगे कि प्लांट में जो ग्रोथ है वो इनडिटर्मिनेट यानी इनडेफिनेट या अनलिमिटेड क्यों होता है। अब अनलिमिटेड है, इसका मतलब हमें एक चीज़ पता है कि प्लांट जो है ग्रो करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन हमें ये भी लगता है कि प्लांट एक पॉइंट में जाने के बाद वो और ग्रो नहीं करते, लेकिन उनके केस में ऐसा नहीं होता है। हमारे केस में हम जो है एक पर्टिकुलर एज के जाने के बाद जो है हम ग्रो करना स्टॉप कर देते हैं, लेकिन प्लांट में जो है हर वक्त ग्रो जो है वो करते रहते हैं। ठीक है, हमें वो महसूस नहीं होता, लेकिन बहुत छोटा सा होता है। ठीक है, लेकिन वो ग्रो करते रहते हैं। अब वो क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि उनमें होता है मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ठीक है, अब ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं प्लांट में जो कि लिविंग होते हैं और सेल डिवाइडिंग कैपेसिटी उनमें होता है। अब जो कि ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स लिविंग है और ये डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए यही जो है मेरिस्टेमेटिक सेल्स ही जो है प्लांट में ग्रोथ करते हैं, और इस वजह से प्लांट का जो ग्रोथ होता है वो ओपन ग्रोथ होता है। अब इसके साथ साथ ये जाने देखिए प्लांट में ये प्राइमरी ग्रोथ क्या होता है और ये सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है। तो प्राइमरी ग्रोथ में क्या होता है, ये शुरुआत में होता है, जबकि जो प्लांट जो है बनता है उसमें प्लांट जो है लंबा होता है। क्या होता है? लंबा होता है। लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ जो है प्राइमरी ग्रोथ के बाद चालू होता है, जब प्लांट का जो मोटापा है यानी जो गर्थ है या उसका रेडियस है वो बढ़ता रहता है। ठीक है, तो प्राइमरी ग्रोथ में प्लांट लंबा होता है और सेकेंडरी ग्रोथ में प्लांट जो है चौड़ा बनता है। अब हम पढ़ेंगे कि ग्रोथ को हम कैसे मेजर करते हैं और कैसे ग्रोथ जो है वो मेजरेबल है, यानी कैसे हम उसे नाप सकते हैं। अब ग्रोथ को अगर हम सेलुलर लेवल में देखें तो जनरली होता क्या है, जो प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म का जो अमाउंट है वो बढ़ता है, जिस वजह से जो है सेल जो है डिवाइड कर रहे हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि ग्रोथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि प्रोटोप्लाज्म का कंटेंट कैसा है। ठीक है, लेकिन अगर हम इस रिलेशन से जाए तो ग्रोथ को मेजर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें और ज़्यादा पैरामीटर्स चाहिए। तो हम कौन से पैरामीटर्स को यूज़ करते हैं? पहला नंबर, जैसे जो मेज होता है यानी जो भुट्टा होता है, उसका जो रूट एपिकल मेरिस्टेम होता है, वो एक सिंगल सेल जो है वो 17,500 सेल जो है 1 आवर में वो प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट, साइज या वॉल्यूम, जो वाटरमेलन के सेल्स होते हैं ना, वो जो है अप टू 3,50,000 टाइम्स जो है वो अपने आप को इंक्रीज कर सकते हैं, उनके वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हैं। सरफेस एरिया, नेक्स्ट अगर बात करें सरफेस एरिया की, तो अगर आप एक लीफ लेते हो, ठीक है, और उसका आप अपने ड्राइंग कॉपी में ऐसे ड्राइंग बना लेते हो, ठीक है, और उसे रख देते हो, ठीक है, और फिर कुछ दिन बाद आप देखोगे, अगर उसे आप फिर से उसका जो है ड्राइंग कॉपी में रख के उसका ड्राइंग बनाओगे, तो आप देखोगे कि पहले के मुकाबले वो बहुत ज़्यादा जो है उसका सरफेस एरिया जो है इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो इससे हम इसको मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट, लेंथ, जो पोलन ट्यूब जो कि हमारे फ्लावर के पिस्टिल में ग्रो करता है, तो उसका जो लेंथ है उसके हिसाब से हम उसकी ग्रोथ को जो है जस्टिफाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ फ्रेश वेट, या फ्रेश वेट में हम जो है सिर्फ और सिर्फ ड्राई वेट को नहीं, उसके साथ वाटर को भी इंक्लूड करते हैं, तो हम जो है उसके वेट के हिसाब से जो है उसके ग्रोथ को जो है हम बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम फेजेस ऑफ ग्रोथ। अब इसे जो है सिंपली बनाने के लिए जो है मैंने इधर जो है एक नोट बनाया है, चलिए इसको इससे पढ़ लेते हैं। अब जानिए प्लांट्स की ग्रोथ के ना 3 फेजेस होता है, एक होता है मेरिस्टेमेटिक फेज, एक होता है एलोंगेशन फेज और एक होता है मैचुरेशन फेज। अब मेरिस्टेमेटिक फेज में जो है प्रोटोप्लाज्म का जो कंटेंट है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, जो न्यूक्लियस होता है वो बड़ा हो जाता है, सेल वॉल जो होता है वो थिन होता है ताकि इजीली डिवाइड कर सके। इसके साथ साथ जो प्लाज्मोडेस्माटा है वो इजीली बिल्ड होता है, वेल बिल्ड होता है।
अगर इलॉन्गेशन फेज वाले सेल्स की बात करें तो इनमें वैक्यूल्स बहुत ज़्यादा होता है, सेल्स जो होते हैं वो जो है इसके मुकाबले ज़्यादा लार्ज होते हैं और सेकेंडरी सेल वॉल इनमें प्रेजेंट होता है। इनमें प्रेजेंट नहीं होता था, लेकिन इसमें जो है सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन जो है बन जाता है। मैचुरेशन फेज की बात करें तो इसमें जो है सेल अपना मैक्सिमम साइज अटेन करता है। इसके साथ साथ जो सेल वॉल होता है इसमें सबसे ज़्यादा थिकेस्ट होता है। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सेल वॉल प्रेजेंट होता है और दोनों ही काफ़ी ज़्यादा थिक होता है, लेकिन जो प्राइमरी सेल वॉल होता है वो थिनर होता है। अब ग्रोथ रेट की बात कर लेते हैं। अब रेट जब वर्ड आ जाता है ना तो हम पर यूनिट टाइम की बात करते हैं, तो इंक्रीज इन ग्रोथ पर यूनिट टाइम को हम ग्रोथ रेट बोल देंगे। ओके, अब ये ग्रोथ रेट जो होता है ना, ये दो तरीके का होता है, एक होता है एरिथमेटिक और एक ज्योमेट्रिक। अब ये एरिथमेटिक ग्रोथ रेट हम किस सेल में लागू करते हैं, जहां पे एक सेल जो है डिवाइड नहीं कर रहा है लेकिन दूसरा सेल जो है डिवाइड कर देते हैं। अब इधर हमने दो सेल्स को ले लिया, ओके, दो सेल्स को ले लिया, एक सेल जो है वो डिवाइड नहीं कर सकता है लेकिन दूसरा जो सेल है वो डिवाइड कर सकता है। तो नेक्स्ट स्टेज में ये जाके दो सेल में डिवाइड हो जाएगा, फिर तीन सेल में, फिर चार सेल में, ऐसे ऐसे करते ये कंटिन्यू करता रहेगा। लेकिन ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट में क्या होता है, इधर सारी सेल्स के पास जो है डिवाइडिंग पावर होता है, तो एक सेल से जो है वो डिवाइड करके दो सेल, फिर चार सेल, ऐसे जो है वो कंटिन्यू होता रहता है। अब और एक इंपॉर्टेंट बात, जो अरिथमेटिक ग्रोथ रेट है ना, इसका ग्राफ अगर हम पुट करें तो ये लीनियर होता है। ठीक है, थोड़ा सा वाई एक्सिस में ऐसे ऊपर जाएंगे फिर ऐसा लीनियर होता है। क्यों, इधर जो है कॉन्स्टेंटली जो है नंबर जो है और ग्रोथ जो है वो हो रहा है, उस वजह से ये ग्राफ जो है लीनियर होता है। और इसका फॉर्मूला भी काफी सिंपल है। अगर आप टी टाइम पे अगर जो ग्रोथ है या लेंथ कितना इंक्रीज हुआ है वो निकालना चाहते हो तो पहले जो लेंथ था उसके साथ जो है आप रेट और टाइम को जो है मल्टीप्लाई कर दोगे और इसको ऐड कर दोगे, तो आपका जो है टी टाइम पे उसका लेंथ निकल जाएगा। लेकिन अगर ज्योमेट्रिक ग्रोथ की बात करें, उस रेट का जो ग्राफ है ना वो ऐसे सिग्मोइड ग्राफ होता है। ठीक है, जिस ग्राफ में सबसे पहले लैग फेज आता है जिसमें सेल्स जो है कम डिवाइड करता है, फिर एक एक्सपोनेंशियल फेज आता है जिसमें जो है बहुत ही तेजी तरीके से सेल्स डिवाइड करता है, देन एक स्टेशनरी फेज आता है जहाँ पे जो है जितने भी कंडीशंस है ना ग्रोथ के लिए वो सारे लिमिटेड हो जाते हैं, जिस वजह से ये जो है कांस्टेंट हो जाता है। अब कौन से कंडीशन है उसके बारे में भी हम पढ़ने जा रहे हैं अभी। उससे पहले जो है हम एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और रिलेटिव ग्रोथ रेट को पढ़ लेते हैं। अब सबसे पहले इधर हमने दो पत्ते ले लिए हैं, एक जिसका जो है सरफेस एरिया सबसे पहले जो है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का था, दूसरा जिसका जो है सरफेस एरिया 55 सेंटीमीटर स्क्वायर का था, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर का था, सॉरी। फिर बाद में जाके जब इसमें ग्रोथ हुआ तब ये जो है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का हो गया और ये 55 सेंटीमीटर स्क्वायर का हो गया। अब एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट अगर इसका हम निकालें तो कितना ग्रोथ हुआ पर यूनिट टाइम, वो एकदम सिंपल है, वैसे निकल जाता है। अब दोनों के लिए ग्रोथ का टाइम सेम था तो दोनों के लिए ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल जाएगा, क्योंकि 10 से 5 माइनस हुआ और इधर 55 से 5 माइनस हुआ, दोनों के लिए 5-5। लेकिन रिलेटिव ग्रोथ रेट ऐसा नहीं है, ये हमें बहुत सारी डिटेल्स नहीं दे रहा है, लेकिन इससे हमें ज़्यादा डिटेल मिल रहा है कि कौन सा जो है ज़्यादा एफिशिएंट है ग्रोथ के लिए। अब इसमें हमने क्या किया, जो ग्रोथ हुआ डिवाइडेड बाई द इनिशियल ग्रोथ, यानी पहले क्या था और अब क्या हुआ। ठीक है, तो 5/5 और अगर 100 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज आएगा, तो इसके जो है इसके लिए ये 100% आ रहा है तो इसके लिए ये 10% आ रहा है। तो ज्यादा जो है रिलेटिव ग्रोथ कौन शो कर रहा है, ए वाला। ठीक है, लेकिन अगर हम एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट के बारे में जाए तो दोनों सेम शो कर रहे हैं। ठीक है, तो रिलेटिव ग्रोथ रेट जो है ज्यादा जो है रिलायबल है, ताकि हम किसी भी चीज का जो है ग्रोथ डिटरमाइन कर सके। अब चलिए पहले लेते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए कौन से कंडीशन जो है प्लांट को चाहिए होते हैं। और सबसे पहले वाटर के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्लांट सेल्स जब जो है वो ग्रोथ करते हैं या इनलार्ज होते हैं तो उसके लिए उन्हें वाटर चाहिए होता है। इसके साथ साथ वाटर जो है उन सेल्स को जो है ज़्यादा टर्जिड बनाता है, यानी कि मजबूत बनाता है, और जो टर्जिडिटी है, ठीक है, इसे एक्सटेंशन ग्रोथ में ये हेल्प करता है। इसके साथ साथ वाटर जो है बहुत सारे एंजाइमेटिक एक्टिविटी में जो है एक मीडियम का काम करता है, जो कि ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। ऑक्सीजन क्या करता है, जो मेटाबॉलिक एनर्जी एसेंशियल है ग्रोथ के लिए उसे जो है इंक्रीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स मैक्रो और माइक्रो दोनों ही हो सकते हैं। ये क्या करता है, जो प्लांट को जो प्रोटोप्लाज्म होता है, जो साइटोप्लाज्म का सिंथेसिस है वो ज़्यादा करने में इसे हेल्प करता है। अगर साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म उसका रेशियो ज़्यादा नहीं होगा सेल के हिसाब से तो सेल जो है डिवाइड नहीं करता है, तो ग्रोथ जो है पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट अगर टेम्परेचर की बात है तो सारे प्लांट्स को जो है एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए जो कि उन्हें सूट करता है ग्रोथ के लिए। ओके, अब लास्ट क्या है, जो लाइट और ग्रेविटी होता है ये भी उनको जो है बहुत सारी ग्रोथ के फेजेस में हेल्प करता है। लाइक जैसे कि आपको पता होगा रूट्स जो है वो जो है ग्रेविटी के डायरेक्शन पे जो है ग्रो करेंगे, स्टेम जो है वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है, यानी कि जो ग्रेविटी है उसके ऑपोजिट पे वो ग्रोथ करेगा। तो ये दोनों चीज़ें भी हैं जो कि ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। अब आगे जाने से पहले जो है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन क्या होता है ये एक बार जान लेते हैं। अब क्या होता है डिफरेंशिएशन में, एक जो मेरिस्टेमेटिक सेल होता है प्लांट में, जो कि जो है जिसके पास डिवाइडिंग कैपेसिटी होता है, यानी कि वो लिविंग होता है और सेल डिवीजन वो कर सकता है। वो क्या करता है, थ्रू डिफरेंशिएशन वो जो है अपने जो डिवाइडिंग कैपेसिटी है उसको लूज कर देता है और एक परमानेंट टिश्यू बन जाता है। ठीक है, इसे डिफरेंशिएशन बोलते हैं। एग्जाम्पल जो टेरासाइट्स और वेसल के सेल्स होते हैं वो ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, डी डिफरेंशिएशन में क्या होता है, ये जो परमानेंट टिश्यू होता है इसके पास जो है डिवाइडिंग कैपेसिटी फिर से आ जाता है,
है, ठीक है, जिससे ये फिर से मेरिस्टेमेटिक सेल में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम जो कि पहले सिलेबस में थे वो अभी डिलीट हो चुके हैं, वो इसका एक एग्जाम्पल है। अब रीडिफरेंशिएशन में क्या होता है, ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल फिर से उसको जो है डिवाइडिंग कैपेसिटी मिल गया था वो फिर से लूज कर देता है, ठीक है, और फिर से एक परमानेंट टिश्यू बन जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम और कॉर्क और फेलोडम, ये इसके कुछ एग्जाम्पल है। ये फेलोडम और कॉर्क भी पहले सिलेबस में थे सेकेंडरी ग्रोथ में, जो कि डिलीटेड हो चुका है। आप सिर्फ एग्जाम्पल याद रखो, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम जो है डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम जो है थोड़ा सा बोल लेते हैं कि ये ग्रोथ क्या था। ग्रोथ के बारे में हमने सिर्फ यही पढ़ा था कि वो इलॉन्गेशन होता है जिसे हम जो है रिवर्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट उससे जो है अलग कैसे है। इधर जो है हम प्लांट के लाइफ में सीड जर्मिनेशन से उसके सेनेसेंस तक, यानी कि जब से वो पैदा हुआ और तब तक जब वो मर गया, उसके बीच में उसके बॉडी में जितने भी चेंजेस आए उस सबको हम जो है एकदम शॉर्ट में डेवलपमेंट बोल देंगे, ठीक है। अब आगे जाने से पहले हम एक इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि प्लास्टिसिटी क्या होता है। अब जैसे जैसे आप सबको पता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है या एनवायरनमेंट में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, तो उसकी वजह से जो है प्लांट्स को भी अपने स्ट्रक्चर्स को बदलना पड़ेगा, ठीक है। अपने जो कायदे या कानून है या तरीके हैं उन सबको बदलना पड़ेगा, जैसे कि हम भी करते हैं, ठीक है। तो एनवायरनमेंट के साथ जो है ताकि वो कोप अप कर पाए, उसके लिए वो अपने बॉडी में बहुत सारे चेंजेस लाते हैं जिसे प्लास्टिसिटी बोल देते हैं। अब इसका एग्जाम्पल बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। जो हेटेरोफाइली या जो हमें कॉटन, कोरिएंडर और लैक्स फ्रूट में देखने को मिलता है। हेटेरोफाइली क्या होता है, जो लीफ का जो अरेंजमेंट है या लीफ का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो डिफरेंस है उसे हम लोग हेटेरोफाइली बोल देते हैं। अब इधर एक डायग्राम दिया गया है। बटरकप एक जो प्लांट होता है उसका लीफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में ऐसा होता है, लेकिन वाटर हैबिटेट में ऐसा होता है। तो इसने खुद को मॉडिफाई किया वाटर हैबिटेट के लिए, ठीक है, तो इसे हम प्लास्टिसिटी बोल देंगे। अब एक चीज़ उन्होंने फिर से रिपीट किया, जो डेवलपमेंट होता है इसके बारे में हमने पहले ही बात किया, ये ग्रोथ और डिफरेंशिएशन का जो है सम होता है, ठीक है, यानी ग्रोथ और डिफरेंशिएशन दोनों मिलकर जो है डेवलपमेंट प्लांट में करता है। अब जो डेवलपमेंट प्लांट्स में होता है ना, ये दो चीज़ों के ऊपर निर्भर करती है, बहुत सारे इंट्रिंसिक फैक्टर और एक बहुत सारे एक्सट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर मतलब जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, और एक्सट्रिंसिक फैक्टर मतलब जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। इंटरनल फैक्टर क्या हो सकता है, जेनेटिक, यानी कि माँ बाप कैसे थे, अगर माँ बाप लंबे हैं तो बेटा भी लंबा हो जाएगा, ठीक है, चांसेस होता है, ठीक है। इसके साथ साथ जो इंटरसेलुलर फैक्टर्स है, जैसे कि उसमें केमिकल्स कैसे प्रेजेंट है, लाइक ग्रोथ जो प्लांट हार्मोन होता है जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे, फाइटो हार्मोन्स कितने और कैसे प्रेजेंट है, ठीक है। इसके साथ साथ जो एक्सटर्नल फैक्टर्स या एक्सट्रिंसिक फैक्टर क्या हो जाता है कि उसे लाइट कैसा मिल रहा है, टेम्परेचर कैसा मिल रहा है, वाटर कैसा मिल रहा है, जिसके बारे में हमने आगे बात किया ग्रोथ में, ठीक है, जिस कंडीशंस ऑफ ग्रोथ में जिसके बारे में हमने बात किया। ओके, तो यहाँ पे डेवलपमेंट खत्म होता है। अब हम पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, यानी कि इस चैप्टर का जान सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से ही आता है और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। अब जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है इसे हम फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं, ठीक है, इसे याद रखना। ये बहुत स्मॉल होते हैं और बहुत सिंपल होते हैं, और जितने भी प्लांट हार्मोन्स या ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं इनका जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है सबका बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, यानी कि सब में जो है डाइवर्सिटी होती है। अब क्या क्या होता है, एक होता है ऑक्सिन, एक होता है जिबरेलिन, एक होता है आपका एब्सिसिक एसिड, एक होता है एथिलीन और एक साइटोकाइनिन, जिसके बारे में आपने पहले भी क्लास 10 में पढ़ा होगा, ठीक है। अब ये दो तरीके के होते हैं, एक ग्रोथ प्रमोटर्स और एक ग्रोथ इनिबिटर्स। ग्रोथ प्रमोटर्स मतलब जो कि ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, यानी कि प्लांट को ग्रो करने देते हैं, जैसे ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन, ठीक है। और होते हैं ग्रोथ इनिबिटर, जिसमें आते हैं आपका इथिलीन और एक आता है आपका एब्सिसिक एसिड। इसमें इथिलीन जो है ना, ये दोनों तरीके का ही जो है शो करता है, लेकिन इसे जनरली हम ग्रोथ इनिबिटर में रखते हैं क्योंकि वो ज़्यादा जो है इनिबिटर वाले फंक्शंस शो करता है। अब अगर इन ग्रोथ रेगुलेटर्स के अगर हम जो है डेरिवेटिव के बारे में बात करें, यानी कि वो कहाँ से आए हैं, तो जो ऑक्सिन होता है वो इंडोल डेरिवेटिव होता है, जो जिबरेलिन होता है वो टर्पिंग डेरिवेटिव होता है, और जो एब्सिसिक एसिड होता है ये कैरोटीनॉइड से आता है, और जो इथिलीन है ये मिथोनाइन एक जो है गैस या अमाइनो एसिड का ही एक डेरिवेटिव है, वहाँ से ये आता है, और साइटोकाइनिन जो है ये एडेनिन जो प्यूरिन होता है हमारे डीएनए में, वहाँ से ये आता है। अब चलिए सबसे पहले हम जो है ऑक्सिन के बारे में बात कर देते हैं। तो ये ग्रोथ प्रोमोटर है। अब इसे जो है कैसे मिला, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जो कि चार्ल्स डार्विन और उसके बेटे फ्रांस डार्विन ने किया था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक मोनोकॉट ग्रास लिया, कैनेडी ग्रास, ठीक है, वहाँ से उन्होंने उसका कोलेप्टाइल लिया। अब कोलेप्टाइल क्या होता है, ये जो है प्लूम्यूल जो होता है जो कि बाद में जाके स्टेम बनाता है, फ्यूचर स्टेम, उसका जो है फ्यूचर शूट बनाता है, आई एम सॉरी, उसका जो है कवरिंग होता है, ठीक है। अब इसके कवरिंग के टिप को इसने नोटिस किया, जब यहाँ पे सन के रेस पड़े ना, तो यहाँ पे कुछ एक केमिकल बना जो कि जहाँ पे सनलाइट नहीं जा रहा था उसके सेल्स में भी जो है ये ट्रांसफर हो गया। अब उनके सेल्स में जाने के बाद वहाँ क्या हुआ, जो ग्रोथ है या जो सेल डिविजन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो उन्होंने इसे बस देखा, लेकिन उससे जो है कोई नाम वाम नहीं दिया या उसको जो है ज़्यादा डिटेल में स्टडी नहीं किया। बाद में जाके जो FW वेंट है इसे जो है ह्यूमन यूरिन से जो है आइसोलेट किया और इसका नाम दे दिया ऑक्सिन। अब चलिए ऑक्सिन के जो है रोल या उसके फंक्शन को बोल देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका होता है एपिकल डोमिनेंस, यानी कि ये जो है एपिकल बर्ड की ग्रोथ को जो है बढ़ाता है, और जो लेटरल बर्ड होता है उसकी ग्रोथ को ये जो है घटाता है, ठीक है। अगर लेटरल बर्ड जो है ग्रोथ नहीं करेगा तो उस प्लांट में जो है लीफ और ब्रांचेस नहीं बनेंगे ज़्यादा, ओके। अब इसी चीज़ को जो है हम टी प्रोडक्शन या बाकी चीज़ों में यूज़ करते हैं। आपके स्कूल में आपने देखा होगा जो माली है वो जो है प्लांट का जो अपर का टॉप है उसको वो काट देता है, ताकि पेड़ जो है ना वो जो है उसका जो गर्थ है या उसका जो
लीफ वाला पोर्शन है वो ज़्यादा बढ़ जाए, यानी कि प्लांट और ज़्यादा घना बन जाए, ठीक है। तो ये उसके लिए हम करते हैं। अब इसके बाद ऑक्सीजन जो होता है वो एब्सिशन को, यानी कि जो लीव्स और फ्रूट्स गिर जाते हैं प्लांट से, उसको जो है ये रोकता है, ये प्रिवेंट करता है। और जो है ये चीज़ यंग लीफ या यंग फ्रूट्स के लिए, लेकिन ओल्ड लीफ या ओल्ड फ्रूट को ये करता है, गिरा देता है, ठीक है, यानी कि उनका एब्सेशन करता है। अब पाइनएप्पल में ये फ्लावरिंग करता है। अब पार्थेनोकार्पी ये टमाटोज में करता है। पार्थेनोकार्पी क्या होता है, जब हम जो है फ्रूट को विदाउट फर्टिलाइजेशन हम जो है तैयार करते हैं, यानी कि उस फ्रूट में कोई सीड प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि वो विदाउट फर्टिलाइजेशन के वजह से वो जो है तैयार हुआ है, पक्का है, ठीक है। अब ये जो है जो रूट को ग्रो करने में जो है मदद करते हैं, क्योंकि स्टेम को अगर हम काट देते हैं तो देखा गया है कि ऑक्सीजन जो है वो रूट की ग्रोथ में जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल होता है और एक सिंथेटिक होता है। नेचुरल का एग्जांपल बोले तो IAA और IBA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड और इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड। और सिंथेटिक की बात करें तो NAA यानी कि नैप्थोलीन एसिटिक एसिड और 2,4-D जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो है वीट फ्री लॉन बनाने में हेल्प करता है। ये क्या करता है, जो डाइकॉट प्लांट होता है उसको वो मार डालता है, लेकिन मोनोकॉट को ये कुछ नहीं करता। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब और एक इंपॉर्टेंट बात, जो एपिकल डोमिनेंस है, ये ऑक्सीजन जो है इसको प्रमोट करता है, लेकिन जो साइटोकाइनिन है इसको वो इनहिबिट करता है। तो ये दोनों जो है एक दोनों के एंटागोनिस्ट हो गए, यानी कि दोनों ऑपोजिट काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन जो है वो जो है सिनर्जिक, यानी कि एक काम ही कर सकते हैं, यानी कि दोनों ही जो है वो सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं। तो इससे पता चलता है कि दोनों एंटागोनिस्ट और सिनर्जिक दोनों ही हैं। अब बात कर देते हैं जिबरेलिन की। अब जिबरेलिन को जो है हम डिस्कवर कैसे किए, तो एक जापानीज फार्मर थे। अब जापान में क्या हुआ था, जो राइस प्लांट्स थे उसमें एक डिजीज हो रहा था, जिससे वो जो है बहुत थिन और टॉल बन जा रहे थे। ओके, अब इस डिजीज को बेकेने डिजीज बोलते हैं। तो जो एक साइंटिस्ट थे कुरोसावा, तो कुरोसावा ने क्या किया, जो ये डिजीज कॉज कर रहा था एक फंगस जिसे हम जिबरेला फ्यूसेरियम बोलते हैं, वहाँ से जो है इस जिबरेलिन GA3 को जो है उन्होंने आइसोलेट किया। ओके, और ये जो जिबरेलिन का फॉर्म है ये सबसे ज़्यादा अभी जो है स्टडी किया जाता है और यूज़ किया जाता है कमर्शियली। अब जिबरेलिन के जो है 100 से भी ज़्यादा जो है फॉर्म्स है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फंगस और हायर प्लांट से जो है आइसोलेट किए गए हैं। इसके साथ साथ जिबरेलिन जो है बहुत ज़्यादा एसिडिक भी होता है। अगर जिबरेलिन के फंक्शन की बात करें तो जिबरेलिन जनरली जो है जो इंटरनोड्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको वो बढ़ाता है, ठीक है। अब अगर उसके बीच में डिफरेंस उसके बीच में जो लेंथ है उसको वो बढ़ाएगा तो क्या होता है, जो ग्रेप्स में होता है, अगर वो इंटरनोड्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ता है तो जो है ग्रेप्स को ज़्यादा जगह मिलता है ग्रो करने के लिए, तो जो ग्रेप का स्टॉक है वो बढ़ जाता है और ग्रेप्स का भी जो है नंबर वो बढ़ जाता है। ओके, इसके साथ साथ जो शुगर कैन होता है उसमें भी लेंथ बढ़ता है, तो शुगर कैन का जो है प्रोडक्शन वो भी बढ़ जाता है। इसके साथ साथ ये जो फ्रूट्स में उसका जो सेनेसेंस है, यानी कि पेड़ से गिर जाने का टाइम या जल्दी पक जाने का टाइम, उसको ये जो है डिले करता है। तो अगर जो है फ्रूट्स देरी से पकेंगे, यानी कि मार्केट में जो है उसका सीजन खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद जो है हमें डिमांड ज़्यादा मिलेगा, यानी कि हमारा जो फल है वो मार्केट में लेट में उतरेगा, ठीक है, तो वो बिकेगा ज़्यादा, ठीक है। तो इस वजह से ये यूज़ होता है। इसके साथ साथ जो कॉनिफर्स होता है इसमें ये अर्ली सीड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है, जिससे ये मैच्योरिटी जो है उसमें जल्दी आ जाता है, फर्टिलाइजेशन जल्दी होता है और सीड प्रोडक्शन भी जल्दी होता है। इसके साथ साथ ये जो है सीड जर्मिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि जो एलोरोन लेयर है इसमें जो है ये स्टार्च से ग्लूकोज बनाने में हेल्प करता है, जो कि एम्ब्रायो जो है कंज्यूम करता है, जिससे जो है सीड जर्मिनेशन को ये फास्ट कर देता है। इसके साथ साथ ये जो बेकरी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जिसमें जो है ये मॉल्टिंग प्रोसेस को जो है ज़्यादा फास्ट कर देता है। इस वजह से ये जो बेकरी इंडस्ट्री है वहाँ भी यूज़ होता है। अब जो कैबेज होता है इसे हम रोजेट प्लांट बोलते हैं, क्योंकि लीव्स जो है इसमें बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, यानी कि इंटरनोड जो है वो बहुत शॉर्ट होते हैं। अगर इसमें हम जिबरेलिन यूज़ करते हैं प्रोडक्शन के बाद, तो जो है इसके बीच में जो इंटरनोड्स है वो बढ़ जाता है, यानी कि लीव्स जो है बहुत दूर दूर हो जाते हैं, जिससे जो है फ्लावरिंग का टाइम जो है वो बहुत पास में आ जाता है। जनरली जो है हम कैबेज में फ्लावर्स नहीं देखते, लेकिन क्योंकि हम जो है पत्ते को खाते हैं, दैट्स वाई हम उगने नहीं देते, लेकिन जिबरेलिन अगर इसमें यूज़ करें तो वो जो है डिस्टेंस बढ़ जाता है और फ्लावरिंग जल्दी आ जाता है कैबेज वाले प्लांट्स में। अब चलिए साइटोकाइनिन की बात कर देते हैं। तो साइटोकाइनिन में सबसे पहले स्कू एक्सपेरिमेंट आता है, जहाँ पे उन्होंने टबैको प्लांट और उसका सेल लिया था, जिसमें उन्होंने ईस्ट, कोकोनट या टिश्यू कुछ भी मिला दिया था, और उसके बाद उन्होंने देखा जो टबैको सेल्स है इनमें जो है बहुत ज़्यादा सेल डिवीजन का जो है रेट बढ़ चुका था, ठीक है, और उन्होंने इस सब्सटेंस को नाम दिया साइटोकाइनिन। इसके बाद आता है मिलर का एक्सपेरिमेंट। मिलर ने क्या किया, जो टबैको सेल्स था उसमें उन्होंने हरिंग फिश से दिया गया एक केमिकल जो कि निकाला, हरिंग फिश के जो स्पर्म है उससे उन्होंने जो है एक चीज़ निकाला था, जिसको देने के बाद जो टबैको सेल्स का जो सेल डिवीजन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। अब उन्होंने ये हरिंग फिश के स्पर्म से जो चीज़ निकाला था, जो केमिकल निकाला था, उसे उन्होंने काइनेटिन नाम दिया, जो कि सिंथेटिक फॉर्म ऑफ साइटोकाइनिन था। ओके, अब ये तो सिंथेटिक फॉर्म था। इसका अगर नेचुरल फॉर्म की बात करें तो इसे हम कॉर्न से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसे हम जियाटिन बोलते हैं। अब इसका जो है रोल क्या क्या होता है, यानी फंक्शन क्या क्या होता है। सबसे पहली बात, ये जो है एपिकल डोमिनेंस को जो है काउंटर करता है, यानी कि ये जो है एपिकल डोमिनेंस को जो है इनहिबिट करता है। अगर एपिकल डोमिनेंस को ये इनहिबिट करेगा, इसका मतलब लेटरल ब्रांचिंग बढ़ेगा और लीफ फॉर्मेशन या जो ब्रांच होता है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये सेल को डिले करता है और जो न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई है वो लीफ में वो ज़्यादा कर देता है, जिसकी वजह से जो है क्लोरोफिल का जो सिंथेसिस वो ज़्यादा बढ़ जाता है और प्रोटीन का जो सिंथेसिस है वो प्लांट्स में बढ़ जाता है। अब तक हमने जितने भी प्लांट्स हार्मोन्स के बारे में पता वो सारे ग्रोथ प्रोमोटर थे। चलिए अब ग्रोथ इनहिबिटर वाले प्लांट हार्मोन्स के बारे में बात कर देते हैं। सबसे पहले जो है एब्सिसिक एसिड, जिसे हम ABA से भी डिनोट करते हैं। ये ग्रोथ इनहिबिटर है जो कि सेनेसेंस और एब्सिशन को प्रमोट करता है और मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन और जो क्लोरोफिल सिंथेसिस है इसको ये इनहिबिट करता है।
अब मैंने बोल दिया कि ये इनहिबिटर है, तो ग्रोथ को तो इनहिबिट करेगा ही। सीड जर्मिनेशन जो है इसको भी ये इनहिबिट करता है, जो कि जो जिबरेलिन है इसको ये प्रमोट करता था, लेकिन ये जो है इसको इनहिबिट करता है, तो दोनों जो है एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हो गए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसे हम जो है प्लांट का स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि ये जो है प्लांट के स्ट्रेस सिचुएशन में जो है स्टोमाटा को क्लोज कर देता है, यानी कि जब पानी कम अवेलेबल है तब स्टोमाटा को जो है क्लोज कर देता है, क्योंकि स्टोमाटा से बहुत ज़्यादा जो है पानी निकल जाता है थ्रू ट्रांसपिरेशन। ठीक है, अब स्टोमाटा को क्लोज कर दिया तो वाटर लॉस बहुत ज़्यादा घट जाता है, और ये जो सीड डोमिनेंसी है इसको भी ये प्रमोट करता है। अब नेक्स्ट हार्मोन और लास्ट हार्मोन हम इथिलीन के बारे में बात कर लेते हैं। अब ये इथिलीन जो हार्मोन है ये भी एक प्लांट इनहिबिटर है, लेकिन ये जो है बहुत सारे जो है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर वाले प्रॉपर्टीज भी शो करता है, जैसे ये जो है स्टेम एक्सिस की स्वेलिंग को जो है प्रमोट करता है। अब यहाँ पे बुक में आप यहाँ पे ये जो एपिकॉर्डल हुक देख रहे हो, इसे ही जो है स्वेलिंग ऑफ स्टेम एक्सिस बोला गया है। अब इससे क्या होता है, इससे जो ग्रोथ है प्लांट में वो हॉरिजॉन्टली होता है। ओके, अब अगर इस एपिकॉर्डाइल हुक का फॉर्मेशन होगा ही तो जो यंग सीडलिंग है उसे इस सॉइल से ऊपर आने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। इसके साथ साथ ये जो है फ्रूट राइपनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, यानी कि आप अगर किसी भी दूसरे फल को ऑरेंज के साथ रख दो या एप्पल के साथ रख दो तो आप देखोगे जो वो फल है या जो है बहुत जल्दी पक जाएगा। ठीक है, ये आप घर पे भी करके देख सकते हो। इसके साथ साथ ये जो है राइपनिंग में हेल्प करता है, ये तो मैंने बोल दिया। जो रेस्पिरेशन है वो जो है प्लांट्स में बढ़ाता है, जिसकी वजह से इसे हम क्लाइमेटिक रेस्पिरेशन बोल देते हैं। ये जो सेनेशन और एब्सेशन है इसको ये प्रमोट करता है, लेकिन जो साइटोकाइनिन, जिबरेलिन और ऑक्सिन है इसको ये प्रमोट इनहिबिट करता है। ठीक है, तो उस वजह से ये एक दूसरे के जो है एंटागोनिस्ट हो गए। ये पाइनएप्पल और मैंगो में जो ऑक्सिन है उसकी तरह ये फ्लावरिंग प्रमोट करता है। ये रूट हेयर फॉर्मेशन में हेल्प करता है, यानी कि जो एब्जॉर्प्शन है वाटर का ये जो है प्लांट में बढ़ाता है और रूट हेयर ग्रोथ को ये करता है। पीनट्स में ये सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है, और पोटैटो ट्यूबर में ये डोर्मेंसी यानी सीड का जो इनएक्टिव स्टेज में वो रहता है जब वो सेल डिवीजन नहीं करता है उसको जो है ये प्रमोट करता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो एक्वाटिक प्लांट्स है उधर इंटरनोड्स और जो पेट्यूल का जो है लेंथ है ये इसको इलोंगेट करने में हेल्प करता है, ताकि जो है ये पेट्यूल जो है वो पानी के सरफेस के ऊपर आ सके। इसके साथ साथ और एक बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इथोफोन एक जो है एक केमिकल होता है जो कि इथिलीन का एक फॉर्म होता है। इसे अगर वाटर के साथ मिक्स करके अगर हम प्लांट्स के ऊपर स्प्रे करें तो रूट इसको एब्जॉर्ब कर देगा और प्लांट के अंदर जो है इथोफोन चला जाएगा और स्लोली ये प्लांट के अंदर जो है इथिलीन को रिलीज करेगा और उसमें इथिलीन के जितने भी प्रॉपर्टीज जितने भी फंक्शन होना है वो करना चालू कर देगा। ठीक है, अब इथिलीन जो है वो एब्सेशन को प्रमोट करता है, यानी कि फ्लावर और फ्रूट जो है वो गिरना चालू हो जाएगा। थिनिंग ऑफ कॉटन, ये कॉटन में करता है। वॉलनट और चेरी में क्या करता है, ये फ्रूट को जो है एक प्रॉपर स्पेस देता है ताकि वो ग्रो कर सके। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो कुकुम्बर्स है इनमें ये जो है फ्लीमेन फ्लावर के जो नंबर है उसको ये इंक्रीज करता है। तो ये था आपका फुल चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैंने बहुत ही जो है कम टाइम में आपका इससे जो है एक रिवीजन कर लिया, अच्छे से जो है आप लोगों को समझा दिया। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।